अगर आप हिंदी सिनेमा के शौकीन हैं तो आपने दीवार फिल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग जरूर सुना होगा जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में बहस हो रही है। अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर इस पे कहते हैं कि मेरे पास माँ है। इस पर खूब तालियां बटोरी थी शशि कपूर ने। हालांकि इसके जो डायलॉग राइटर्स हैं उन्होंने भी खूब वाहवाही बटोरी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, जिसमें राहुल गांधी और कह लें कि पूरा महागठबंधन अमिताभ बच्चन की भूमिका में नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास एटम बम है, मेरे पास हाइड्रोजन बम है, मेरे पास वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो इस पर जवाब आता है पीएम मोदी का कि मेरे पास माँ है। तो यही वो इमोशंस हैं जो आज बिहार की जनता को कनेक्ट कर रहा है। जी हाँ, एक तरफ राहुल गांधी बुलेट पर सवार होकर के एटम बम की बात करके, हाइड्रोजन बम की बात करके और बहुत ही आक्रामक तरीके से सामने आकर के ये साबित करना चाहते हैं, ये बिहार के युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत आक्रामक शैली में हैं। तो क्या इसका जवाब भी आक्रामक शैली में मिलना चाहिए था? तो बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में, बहुत ही कह लें उसको बहुत ही भावुकता के साथ में ये जवाब दिया गया। खुद पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पास माँ है और आपने उनका अपमान किया है, आपने उन्हें गाली दी है और हो सकता है कि मैं इसके लिए आपको माफ़ कर दूं, लेकिन बिहार की जनता शायद आपको माफ़ ना करे। तो यही वो एजेंडा है, यही वो भावना है, यही वो राजनीतिक मुद्दा अब एनडीए के लिए बन गया है, जिसके आगे अब वोटर अधिकार यात्रा से मिली वाहवाही, उससे मिला जनाधार चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार इस माँ के पीछे का राजनीतिक मुद्दा क्या है? किस तरीके से एनडीए आने वाले दिनों में इसको भुनाने वाली है? क्या आधी आबादी को साधने की कोशिश पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस बार भी उनकी जो ये कोशिश है वो सफल हो जाएगी? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो माँ एक ऐसा शब्द है जिससे सब लोग जुड़ जाते हैं, खास करके जब माँ, बहन और बेटी की बात होती है तो ये जुड़ाव पूरी आधी आबादी के साथ हो जाती है और जुड़ाव हो जाती है उस परिवार के साथ जिसमें ये लोग होते हैं। तो यही कोशिश कुछ हुई है एनडीए की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से खास करके, क्योंकि दरभंगा में जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सार्वजनिक तरीके से पीएम मोदी की दिवंगत माँ, स्वर्गीय माँ को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से अपमान किया गया, पीएम मोदी को गालियाँ दी गई, तो आमतौर से ऐसा होता है कि राजनीतिक वाद विवाद के दौरान अपशब्द कहे जाते हैं, जुबान फिसल जाती है, लेकिन बात उम्मीदवारों या फिर अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ करके उसकी फैमिली तक पहुंच जाए और ख़ास करके उस महिला के लिए पहुंच जाए जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, जिसे माँ कहते हैं और जिस माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है तो निंदनीय तो है ही, साथ ही ये अगर राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो सामने वाला जो विरोधी पक्ष है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है बिहार में भी, क्योंकि जिस तरीके से गालियां दी गई उसके बाद से बहुत सफाई दी, राहुल गांधी ने भी सफाई दी, तेजस्वी यादव ने भी सफाई दी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं हुई, कोई पहल नहीं हुई। तो ये जो 16 दिनों की इनकी यात्रा चली, वोटर अधिकार यात्रा चली, 20-22 जिलों से होकर के गुजरी, 1300 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया गया, खूब पसीने बहाए गए, खूब भीड़ जुटाने का दावा किया गया, खूब चुनावी जुमले उछाले गए और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे जुमले खूब उछाले गए और ये कोशिश की गई कि एक बड़ा जनाधार इसके माध्यम से, एक बड़ा वोट बैंक इसके माध्यम से तैयार कर लिया जाए। लेकिन एक जरा सी भूल ने उनके इस 16 दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया और उसके बाद जब ये अधिकार यात्रा खत्म हो जाती है, उसके 2 दिनों के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी आते हैं, बिहार की जनता को संबोधित करते हैं और उस 12 मिनट के भाषण ने जिस तरीके का संदेश दिया
उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये 16 दिन की यात्रा, 16 दिन की मेहनत, 16 दिन जो पसीने बहाए, कहीं उस पर ये भारी न पड़ जाए। क्योंकि शुरू से ही ऐसा मानना रहा है कि अगर राजनीतिक मुद्दा आधी आबादी के आसपास घूमता है तो वो भावनात्मक तौर पर भी जुड़ता है, और साथ ही अगर 50% आबादी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए तो श्योर शॉट ये होता है कि आप सत्ता के गलियारे में पहुंच जाएंगे। और अक्सर ये देखा गया है, पिछले दिनों काफ़ी जो चुनाव हुए, राज्य स्तर पर जो चुनाव हुए, वहाँ पर आधी आबादी को केंद्र में रख करके जो भी योजनाएं थी वो बनाई गई। वो तमाम योजना है, महतारी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, सुमंगला समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है। तो इस तरह की जो तमाम योजनाएं होती हैं, वो उसके पीछे जो मुख्य एजेंडा होता है वो यही होता है कि आधी आबादी को अपने पक्ष में किया जाए। आधी आबादी जो होती है वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं, और उनका जो वोट प्रतिशत है वो भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। पिछले दिनों के कई आंकड़े उठा लिए जाएं तो कई राज्यों में ये देखा गया है कि अगर पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज 52-53% के आसपास है, तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो 56, 57, 58, यहाँ तक कि 60% तक होता है। यानी कि 4-5% ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमेशा से देखा गया है महिलाओं का। तो महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जाती है वो भी इसी रणनीति का हिस्सा होता है कि महिलाओं के बारे में ये माना जाता है कि वो ज़्यादा जागरूक हैं, राजनीतिक मुद्दे के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और अपने वोटिंग अधिकार के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं, और उन्हें मतदान केंद्र तक लाना ज़्यादा आसान होता है। और अपने घर में किसी तरीके का अगर कहें कि धारणा बनाने की बात की जाए तो उसमें भी इनकी भूमिका अहम हो जाती है। भले घर का मुखिया किसी और विचारधारा का हो, लेकिन अगर घर की महिला किसी विचारधारा को पकड़कर आगे बढ़ती है तो उसका प्रभाव घर के मुखिया पर भी पड़ता है और आस पड़ोस में भी पड़ता है। तो इसीलिए अगर नीतीश कुमार की बात कर लें तो जेडीयू का जो एजेंडा रहा है, पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी, जिस तरीके से जीविका दीदी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से बिहार में अगर महिलाओं की बात करें तो 3 करोड़ 60-70 लाख के आसपास महिलाएं हैं ऐसी जिनको केंद्र में रख करके तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि इस बार जो रणनीति तैयार की है, एनडीए की बात कर लें चाहे जेडीयू की बात कर लें, तो उसके केंद्र में यही आधी आबादी है। पीएम मोदी ने खास तौर से इस 12 मिनट के भाषण के दौरान ये कह दिया कि अगर आपके गली मोहल्ले में कोई भी आरजेडी का उम्मीदवार आता है, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार आता है, महागठबंधन का उम्मीदवार आता है, तो उससे पूछिएगा जरूर कि माँ की गाली जो आपने दी है, माँ को जो गाली दी है वो क्यों दी आपने, तो इसका अपमान नहीं सहेंगे। इसी तरीके से और भी कई बातें कही पीएम मोदी ने, लेकिन खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि ये केवल मेरी माँ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो माँ बहन हैं, बेटियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसीलिए इसको स्त्री की अस्मिता, महिलाओं की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। यानी कि ये वो मुद्दा है जो आधी आबादी के जुबान पर पहुंचने वाला है, ये वो मुद्दा है जो हर महिला के जुबान पर लाने की कोशिश करेगा ये एनडीए। और ख़ास तौर से इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद होगा, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। हालांकि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उस पर किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। बाकायदा पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, बाकायदा अखबारों में ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप लोग भावनात्मक तरीके से हमसे जुड़े। बड़ा ही भावुक से अपील की गई, भावुक से फोटोग्राफ्स उसमें डाले गए कि 4 तारीख को बीजेपी के माध्यम से और इसके जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने इसका सपोर्ट किया है। और मां के अपमान को एक बड़ा मुद्दा बना करके बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में कूदने वाली है, और इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है एनडीए का भविष्य, और इसके साथ जुड़ा हुआ है एनडीए में मौजूद तमाम घटक दलों का भविष्य। तो इसीलिए ये जो 4 सितंबर को जो बिहार बंद का भी आयोजन किया गया, उसके पीछे भी रणनीति यही है कि इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने लाया जाए। और जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा थी जिसमें बहुत बड़ा एक हुजूम उमड़ता हुआ दिखा, तो एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि तमाम रैलीज की जाएंगी 4 सितंबर को, तमाम यात्राएं निकाली जाएगी। तो उस दौरान ये भी देखा जाएगा कि क्या उन रैलियों में भीड़ आती है। तो एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी कह ले। और जहां तक वोट अधिकार यात्रा की बात कर लें तो इसमें आमतौर पर बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ नहीं था। 4 सितंबर को जो बिहार बंद का भी आयोजन किया गया, उसके पीछे भी रणनीति यही है कि इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने लाया जाए। और जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा थी जिसमें बहुत बड़ा एक हुजूम उमड़ता हुआ दिखा, तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि तमाम रैलीज की जाएंगी 4 सितंबर को, तमाम यात्राएं निकाली जाएगी। तो उस दौरान ये भी देखा जाएगा कि क्या उन रैलियों में भीड़ आती है। तो एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी कह ले। और जहां तक वोट अधिकार यात्रा की बात कर लें तो इसमें आमतौर पर बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ नहीं था।
बल्कि केवल कुछ गिने चुने लोग थे। अगर हम बात करें 65 लाख लोगों की बात कर लें तो 65 लाख जिनका नाम हटा दिया गया था SIR के दौरान, तो उसको मुद्दा बना करके कांग्रेस आई। लेकिन ये जो मुद्दा है, मां से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर केवल महिलाओं को जोड़ लें इसमें तो वो करीब 3 करोड़ 60-70 लाख के आसपास ही आबादी आती है। तो क्या इस हवा में अब कांग्रेस का ये जो वोटर अधिकार यात्रा वाला मुद्दा है वो उड़ जाना है? क्या इस बयार में उनका जो वोट चोरी का एक मुद्दा है वो खत्म हो जाना है? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर स्त्री के अपमान से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक भावनाओं को भी बहुत प्रभावित करता है। आम लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता है और आम लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। जबकि अगर वोट चोरी का मुद्दा मान लें तो ये बहुत ही राजनीतिक मुद्दा है और बहुत ज़्यादा कह लें बौद्धिक स्तर पर इसको समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन माँ बहन बेटी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये केवल भावनात्मक हो सकता है। ये आम आदमी, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी भी इस चीज़ को समझ सकता है, सोच सकता है और इसकी भावनाओं में आगे बढ़ सकता है। तो ये माना जाए कि ये मुद्दा बहुत ही हावी होने वाला है आने वाले दिनों में और एक बड़ा अगर राजनीतिक मुद्दा बनाने में ये सफल हो जाती है बीजेपी और खासतौर से NDA, तो इसके कारण इन्हें काफ़ी बढ़त मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।